हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में साक्ष्य विधि क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी इतिहास क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर में बंटा हुआ है और ये कहाँ का अप्लाई होता है और ये कब लागू हुआ। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट 1872 इसके अधिनियम संख्या 1 है। ठीक है, इसके अंदर पार्ट 3 है और यह चैप्टर 11 में बटा हुआ है। उसमें कुल सेक्शन 167 हैं और यह 15 मार्च 1872 को बना था और ये लागू 1 सितंबर 1872 को हुआ था। ठीक है, और ये 2019 के अमेंडमेंट से संशोधन किया हुआ, उसमें संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब अपन इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट तथ्य की सुसंगति के बारे में, जो 1 से लेकर 55 तक होता है। पार्ट 2 सबूत के विषय में 56 से लेकर 100 तक। और पार्ट 3 साक्ष्य को पेश किया जाना और उसका प्रभाव 101 से लेकर 167 तक। ठीक है, अब बात करते हैं तथ्य की सुसंगति पार्ट 1 से लेकर 55 तक। 1 से 55 में इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला है प्रारंभिक 1 से 4, दूसरा चैप्टर तथ्य की सुसंगति 5 से 55। फिर आता है पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 3 कहता है कि तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, वो सेक्शन 56 और 58, 56, 57, 58 के अंदर आता है। फिर चैप्टर 4 है मौखिक साक्ष्य, वो 59 और 60 के अंदर आता है। चैप्टर 5 दस्तावेजी साक्ष्य 61 से लेकर 91 के अंदर आता है। फिर चैप्टर 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अप वर्जन 91 से 100 तक आता है। फिर आता है पार्ट 3 आता है साक्ष्य को पेश किया जाना और उसका प्रभाव, जो 101 से लेकर 167 यानी 167 तक का आता है। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये सारे इसके अंदर आते हैं। चैप्टर 7 बात करता है सबूत का भार, जो 101 से 114 के बारे में बतलाता है। चैप्टर 8 विबंध के बारे में 115 से 117 तक होता है। चैप्टर 9 साक्ष्यों के विषय में 118 से 134 तक होता है। चैप्टर 10 साक्ष्यों की परीक्षा 135 से 166 तक। फिर चैप्टर 11 होता है साक्ष्यों के अनुचित और अग्रहण के विषय में 167। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि साक्ष्य क्या होता है। साक्ष्य वह है कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, जो न्यायिक कार्यवाही होती है, या कोर्ट के समक्ष अपन जो विवादक या तथ्य को साबित करने के लिए जो एविडेंस प्रस्तुत करते हैं और जिसके माध्यम से अपन एविडेंस प्रस्तुत करते हैं, वो साक्ष्य होगा। वो माध्यम क्या क्या हो सकता है कि एक तो अपन मौखिक रूप से एविडेंस दे सकते हैं, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से साक्ष्य दे सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक के रूप से। तो कुल मिलाकर बात है कि जो कोर्ट के समक्ष कोई विवादक तथ्य को साबित करना है और उस साबित करने के लिए अपन किसी चीज़ को पेश करते हैं या वस्तु लाते हैं, वो क्या कहा जाएगा, साक्ष्य। ये साक्ष्य 3 प्रकार से हो सकता है, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। ठीक है, अब सबूत को जो साबित करने के लिए उसको क्या कहेंगे अपन, साक्ष्य कहेंगे। ठीक है, जहाँ भी कोई न्यायिक कार्रवाई की बात होती है वहाँ पर साक्ष्य विधि है वो लागू होगी। ठीक है, तो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर अपन क्या करेंगे, क्योंकि एक पार्टी होगी तो वो क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, और एक पार्टी क्या होगी, उसको मना करेगी। किस बारे में, कि जो विवादक इश्यू बना था उनके बीच में। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू के संबंध में जो वस्तु पेश की जाती है वो क्या माना जाएगा, साक्ष्य माना जाएगा। अब बात करते हैं अपन कि साक्ष्य क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और उससे पहले अपन ये समझते हैं कि जो ये साक्ष्य विधि है वो एक प्रक्रिया विधि है। ठीक है, अब अपन एक साक्ष्य देते हैं, एस्टोपल के होने की वजह से जो सब्सटेंशियल लॉ होता है वो प्रोसीजरल लॉ दोनों भी माना जाता है। एस्टोपल के कारण यह सारभूत साक्ष्य और प्रक्रियात्मक विधि दोनों मानी जाती है। इसका मिश्रित विधि होती है। ठीक है,
और आईटी एक्ट 2000 के अंदर इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं कि क्या टेप रिकॉर्ड के माध्यम से भी अपन साक्ष्य दे सकते हैं या पंचनामा। पुलिस क्या करती है कि वो टेप रिकॉर्ड करके पंचनामा बनाती है, जिसमें पुलिस नक्शा या मौका बनाती है, वो हस्ताक्षर किया जाता है, वो भी पंचनामा क्या माना जाता है, एक एविडेंस माना जाता है। ठीक है। एक ये भी होता है कि कहीं कुत्ते के द्वारा किसी तरह से किसी वस्तु को खोजा जाता है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का एविडेंस होता है। अगर प्रमाणित कर दिया जाता है तो वह साक्ष्य के अंदर माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सुसंगत क्या है। तो सुसंगत का मतलब है कि सु का मतलब होता है अच्छा, और संगत का मतलब होता है जुड़ना, यानी किसी के साथ जुड़ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि अच्छा जुड़ना, यानी अच्छी तरह से उसके साथ जुड़ना। ठीक है, कि कोई भी फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से अच्छी तरह से जुड़ जाता है तो वो क्या माना जाएगा, सुसंगत फैक्ट माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं विवादक तथ्य। विवादक तथ्य में एक तो अपन विवादक तथ्य जो सीपीसी होता है उसके अंदर इसको तनखी भी बोला जाता है और इसे विवादक तथ्य कहते हैं। ठीक है। और सीआरपीसी के अंदर इसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप लगाना। ठीक है। विवादक तथ्य क्या होगा कि जब दो पार्टी के बीच में विवाद होता है। ठीक है। और जो विवाद की विषय वस्तु होती है या पक्षकार के मध्य किसी प्रकार का झगड़ा होता है, जो झगड़े का कारण है वो क्या माना जाएगा, विवादक का तथ्य माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि दो बच्चे हैं। ठीक है। और दो बच्चों के पास में एक पेन है। ठीक है। ए और बी झगड़ते रहते हैं कि यह पेन मेरा है, बी कहता है पेन मेरा है। तो यहाँ पर यह पेन किसका है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, पेन किसका है, अर्थात विवादक तथ्य कौन हो गया, पेन हो गया। ठीक है। तथा और पेन का दायित्व किसका है वो कौन साबित करेगा, सामने वाली पार्टी। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या एविडेंस एफिडेविट पर अप्लाई होता है या नहीं। तो एफिडेविट पर जो ये एविडेंस दिया जाता है वो साक्ष्य विधि में लागू नहीं होता है। इस पर साक्ष्य विधि के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं और शपथ पत्र न्यायिक कार्य का भाग माना जाता है। ठीक है। शपथ पत्र क्या माना जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया का, न्यायिक कार्यवाही का भाग माना जाता है। क्या साक्ष्य विधि लेक्स फोरी है, तो इसका आंसर है हाँ, साक्ष्य विधि क्या है, लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी क्यों है, क्योंकि एक प्रकार की ये स्थानीय विधि है। ठीक है। साक्ष्य विधि सब्सटेंटिव लॉ प्लस प्रोसीजर लॉ, ये अपन अभी आगे पढ़ा ही है, दोनों ही होता है। अब सब्सटेंशियल लॉ के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर परिभाषाएं होती है। ठीक है। इनके अंदर साक्ष्य की परिभाषा दे रखी है, तथ्य क्या है उसकी परिभाषा दे रखी है, विवादक तथ्य क्या है उसकी परिभाषा दे रखी है। ठीक है। तो इस तरह के यह क्या है, सारभूत है। ठीक है। और प्रोसीजर क्या है कि जो भी अपन काम करते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर आता है। ठीक है। तो अर्थात साक्ष्य विधि परिभाषाएं और प्रक्रिया दोनों बतलाती है। अब इसके अंदर एक सन 2000 के अंदर आईटी एक्ट के अंदर इसके अंदर कुछ अति महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए थे। ठीक है। वो 2000 में और 2000 के बाद में 2008 में हुआ। तो इसके अंदर जो संशोधन है 2008 के अंदर हुआ है। फिर है विधि में निश्चितता नहीं है, जिस प्रकार विज्ञान में निश्चितता नहीं है। यानी एग्जाम्पल के H2O का मतलब होता है पानी। और जो ये साक्ष्य विधि है वह भविष्यलक्षी प्रभाव उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं कि इसका इतिहास किस प्रकार से है, कि साक्ष्य विधि का उद्भव कहाँ से हुआ, इसका प्रारूप किसने बनाया। ठीक है। और ये कब से प्रचलित हो रही है।
बात करते हैं कि साक्ष्य भूमि की पृष्ठभूमि की। साक्ष्य दांडिक विधि के अंतर्गत न्याय निर्णय का एक आधार स्तंभ माना जाता है कि क्रिमिनल लॉ है, उसके अंदर जो न्याय का निर्णय कराने के लिए एक एविडेंस की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुर्भाग्यवश भारतीय पृष्ठभूमि, जहां हिंदू विधि की प्राचीनतम शासन पद्धति, मुस्लिम शासन और तत्पश्चात ब्रिटिश शासन पद्धति का जैसे जैसे अस्तित्व रहा, में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अस्तित्व में आने में पूर्व साक्ष्य विधि अनिश्चित रहा है। ठीक है, इस अधिनियम के पूर्व एक तरफ जहां हिंदू विधि में प्रचलित साक्ष्य विधि के मानकों को या दस्तावेजों के लेख में या साक्षी के रूप में या किसी के पास कब्जा है उसको मुक्ति करवाना और परीक्षा के समय साक्ष्य विधि का अंग बनाया गया, तो मुस्लिम विधि के अधीन अपरिक्त मानकों को आवश्यकता अनुसार अपनाया गया है। ठीक है, किंतु इस ब्रिटिश या भारत के कार्यकाल में ही विशेष प्रयास हुए। ठीक है, वर्ष 1726 में पहली बार इंग्लैंड की रूढ़िक और कानूनी विधियां लागू होने पर वहां की साक्ष्य विधि भी भारतीय न्यायालयों के प्रवर्तित हुए। ठीक है, जो भारतीय कोर्ट है वहां पे भी वो प्रवर्तित हुआ, किंतु इस निमित्त प्रथम प्रयास पर 1835 के अधिनियम की संख्या 10 के द्वारा ही किया गया था और ब्रिटिश कानून सभी कोर्ट पर लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, पहली बार साक्ष्य विधि का संहिताकरण अधिनियम की संख्या 2 1855 के माध्यम से किया गया। जब ये भारतीय साक्ष्य विधि इसका पहला संहिताकरण कब किया गया? 1855 में किया गया, किंतु यह अपर्याप्त होने के कारण इसको 1868 में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि पर एक विधेयक तैयार किया। मतलब जो 1855 में जो इन संहिताकरण बनाया गया था वो कुल मिलाकर अपर्याप्त था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि कुछ और भी इसमें ऐड किया गया और उसमें सर हेनरी मैन ने सन 1868 के अंदर एक भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि का एक विधेयक तैयार किया, किंतु यह भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं होने के कारण उसे अस्वीकृत कर दिया गया। मतलब इसमें भी वह किंतु परंतु कुछ रहा था जिसमें इसको भारतीय मतलब कि इस आयोग ने क्या किया, इसको अस्वीकृत कर दिया। फिर अंत में क्या किया गया कि एक अपने विधिवेत्ता हैं जेम्स स्टीफेन, ठीक है, इन्होंने एक नया विधेयक तैयार किया जिससे अपन वर्तमान में भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के रूप में अधिनियमित किया गया, जो अपन आज तक इसको पढ़ रहे हैं। 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त कर 1 सितंबर 1872 से भारत में प्रवृत्त इस अधिनियम का उद्देश्य खंड निम्नवत रहा। मतलब जो इसका जो साक्ष्य विधि बनाने का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, यह इसकी एक सारभूत उद्देश्य खंड है, इसका उद्देश्य माना जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 140 वर्ष पूर्व अधिनियमित साक्ष्य अधिनियम अपने मूल रूप में वर्तमान में तो है, किंतु स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में अंतिम संशोधन वर्ष 2018 में किया गया। ठीक है, यहाँ तक ये साक्ष्य विधि का इतिहास था। अब जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके बारे में अपन साक्ष्य विधि क्या है, कब लागू हुआ था, कहाँ पर इसका अप्लाई होता है, कहाँ पर नहीं होता है, इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो हैं वो आप सभी तक पहुंच सके। अभी के लिए धन्यवाद।